एवरीवन। तो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं बड़ा महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है, दैट इज क्लोज टेस्ट, राइट। तो क्लोज टेस्ट क्या होता है? एक्चुअली रैपिड फिलर्स भी बोलते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। एक पैसेज आता है एग्जाम में और उसमें मिडल में जो है क्या होते हैं, वर्ड्स लेफ्ट आउट होते हैं। तो हर ऑप्शंस पे आपको 4 to 5 वर्ड्स मिलते हैं बच्चे को, और उसने उठा के वहां से एक वर्ड उसमें डालना होता है। तो इसी को आज हम टैकल करेंगे, क्लोज टेस्ट, राइट। और क्लोज टेस्ट के लिए क्या आपको नॉलेज होना चाहिए, वो सारी बातें पहले इसका फॉर्मेट देख लेंगे। तो वो टिप्स एंड ट्रिक्स टू सॉल्व क्लोज टेस्ट। 5 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, डिफरेंट एग्जाम्स में क्लोज टेस्ट को पूछा जाता है, राइट। तो कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जो क्लोज टेस्ट को एग्जाम में नहीं डालती है, बट जैसे अगर बैंकिंग के एग्जाम्स की बात करें, एसएससी की एग्जाम्स की बात करें, या कुछ अदर एग्जाम्स भी होते हैं जिनके अंदर ये क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम देखा जाता है कि पूछा जाता है इसको, राइट। तो क्लोज टेस्ट, नाम क्या है? क्लोज टेस्ट। तो बेसिकली यहाँ पे वोकैबुलरी का एक चेक करता है एग्जामिनर। ये वोकैब का चेक है आपका कि आपको सही जगह पे सही वर्ड को लगाना आता है या नहीं आता है, राइट। जैसे अगर हम बात करें, एक सी होता है, एक लुक होता है, एक लुक एट होता है और एक वॉच होता है। अब इन शब्दों में थोड़ी थोड़ी हिंदी के हिसाब से देखो इंग्लिश नहीं होती है, सिमिलैरिटी है ना। आप बोलोगे सर सी का मतलब भी देखना होता है, लुक का मतलब देखना नहीं होता, लुक का मतलब दिखना होता है, अपीयर, टू सी, टू अपीयर, राइट। शी लुक सैड, तो मतलब वो सैड को देख नहीं रही है बल्कि वो सैड दिखती है। लुक एट का मतलब टिपिकली टू सी होता है, और वॉच का मतलब भी टू सी होता है तो मतलब सेम सी मतलब जो खुली आंखों से हम जो भी देखते हैं वो उसके वहां पे हम सी वर्ब का यूज करते हैं, राइट। सो ओपन आई से जो भी हम देख रहे हैं, जो मैं नॉर्मली देख रहा हूं, दिस इज कॉल्ड सी। फिर लुक एट का मतलब भी देखना होता है, लेकिन इसको कहां पे यूज करते हैं? जब हम सडन अचानक जब हम देखते हैं तो वहां पे लुक एट का यूज करते हैं, ठीक है। फिर अगर हम वॉच की बात करें तो कंसंट्रेशन सेंस में जब आप वॉचिंग टेलीविजन बोलते हैं वहां पे हम सी और लुक एट का यूज नहीं करते, राइट। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे इनके कॉन्टेक्स्ट जो संदर्भ है ना उसमें डिफरेंस है, ठीक है। तो आपको यही बात समझनी है कि क्लोज टेस्ट के अंदर, ठीक है। तो पहला जो इसके पॉइंट्स है, पहले हम इसके पॉइंट्स देख लेते हैं, फिर बाद में पैसेज करते हैं। सबसे पहले जैसे देखो आज का हमारा फर्स्ट पैसेज ये रहेगा, ये वाला। तो आपको बच्चे क्या करते हैं कि यहां से लेके यहां तक इसको पढ़ेंगे और अपना आंसर भरने लग जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको स्टार्टिंग से लेके एंड तक बिना फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन और फिफ्थ ऑप्शन, बिना उन ऑप्शंस को लगाए आपको एक ओवरव्यू रीडिंग से लेना होता है बच्चे को। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रीड द होल पैसेज, ठीक है। आपने डायरेक्ट उसके आंसर नहीं देने हैं कि एक सेंटेंस पढ़ के आप आंसर लगाने लगे। तो बोलो रीड द पैसेज एंड कॉम्प्रीहेंड विदाउट चूजिंग योर ऑप्शंस। पहला पॉइंट यही है कि आपको पैराग्राफ को कंप्लीटली पहले अच्छे से रीड करना है, उसका टोन को समझना है कि पैसेज किस वे में गोइंग ऑन है, पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, या न्यूट्रल टोन में जा रहा है पैसेज। टोन क्या है पैसेज की, राइट। जब आप एक बार गो थ्रू हो जाओगे पैसेज से, ठीक है, ओवरव्यू ले लोगे, तो सेकंड पॉइंट है आपको अंडरस्टैंड द टोन ऑफ द पैसेज। तो आपको पैसेज की टोन को समझना पड़ेगा, ठीक है। जो मैंने अभी बात आपको बताई, नॉर्मली अगर हम टोन्स की बात करेंगे तो 2-3 तरह की टोन्स होती है, पॉजिटिव होती है, नेगेटिव होती है, न्यूट्रल होती है, राइट। तो जब आपने टोन्स जब आप समझ जाओगे तो फिर आपको जो है ये लिखा होगा पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल। इन जनरल बात करें तो 3 ही टोन्स होती हैं। वैसे तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में बहुत सारी टोन्स होती हैं, बट हम उस पे नहीं जाएंगे, ठीक है। नॉर्मली आपको 3 टोन्स का ध्यान रखना कि पॉजिटिव जा रहा है, नेगेटिव जा रहा है, न्यूट्रल जा रहा है। जब आप टोन समझ जाओगे, चौथा पॉइंट आता है एलिमिनेशन का। एलिमिनेट द ऑप्शंस थ्रू टोन्स। तो ऑप्शंस को आपको एलिमिनेट कर देना है, ठीक है। अगर देखो, अगर आपकी टोन पॉजिटिव चल रही होगी, प्लस में टोन होगी, तो कौन सी ऑप्शंस कट जाएंगी? माइनस वाली। और अगर नेगेटिव टोन में बात चल रही हो तो कौन सी ऑप्शन ड्रॉप हो जाएंगी? पॉजिटिव वाली, ठीक है ना। अब देखो, वाक्य अगर सेंटेंस या पैसेज आपका पॉजिटिव चल रहा है तो आप पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव ही आंसर तो उठाओगे, पॉजिटिव सेंटेंस के साथ पॉजिटिव आंसर उठेगा, नेगेटिव सेंटेंस के साथ आप नेगेटिव आंसर उठाओगे, ठीक है। तो ये आपको देखना पड़ेगा, ठीक है जी। उसके बाद ऑप्शंस को एलिमिनेट करते चलना है टोन्स के थ्रू। फिर एक बोल रहा है 5वां पॉइंट, एलिमिनेशन। एलिमिनेशन जो है ग्रामर के थ्रू भी होता है। जितना ज्यादा आपका अच्छा ग्रामर होगा तो आपको
जो है ऑप्शंस को एलिमिनेट करने में एज देगा। ये तो आपको फायदा करेगा ही जितना आपका ग्रामर सॉलिड होगा। सो इट विल हेल्प यू इन एवरी एस्पेक्ट बेसिकली, राइट। और फिर सिक्स्थ और लास्ट पॉइंट है यहाँ पे, यूज कॉन्टेक्सचुअल वोकैबुलरी। मेन इसमें यही पॉइंट है, ठीक है। संदर्भ के हिसाब से आपको पता होना चाहिए कि जैसे मैं यहां पे वर्ड्स लिख रहा हूं, क्राउड लिखा मैंने, फिर मैंने मॉब लिख दिया, फिर मैंने होर्ड लिख दिया, फिर मैंने यहां पे कॉन्ग्रीगेशन लिख दिया। राइट। अब आपसे पूछा जाए कि इन सारे वर्ड्स की क्या मीनिंग है, तो इन सारे शब्दों की जो मीनिंग है वो भीड़ से रिलेटेड नहीं है। मॉब भी भीड़ होता है, होर्ड भी भीड़ होता है, क्राउड भी भीड़ होता है, कॉन्ग्रीगेशन भी भीड़ होता है, लेकिन इनमें इनकी यूसेज में डिफरेंस है। मॉब किस कॉन्टेक्स्ट में यूज करते हैं, क्राउड किस कॉन्टेक्स्ट में यूज करते हैं। आप घर से निकले, आपने देखा कि बहुत भीड़ है, आगे मेला लगा हुआ है या कोई फेस्टिवल है, जैसे अभी दशहरा आएगा तो दशहरे पे लोग, मार्केट क्राउडेड है, दिवाली पे मार्केट्स क्राउडेड होती हैं, लोग शॉपिंग करते हैं, एंजॉय करते हैं, वो क्राउड है पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट में। इन जनरल कॉन्टेक्स्ट में जो भीड़ होती है वहां पे हम क्राउड यूज करते हैं, ना कि मॉब यूज करेंगे, राइट। एंजॉय कर रहे हैं लोग, शॉपिंग कर रहे हैं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड क्राउड। बट थोड़ा सा आप आगे गए, आपने देखा कि बहुत कोई दंगे हो रहे हैं, पथराव हो रहा है, स्टोन पेल्टिंग के केसेस आते हैं न्यूज़पेपर में, ठीक है। तो उस तरह की जो भीड़ होती है, एंग्री जो क्राउड होता है, गुस्से वाली जो भीड़ होती है, उसके लिए मॉब यूज करते हैं। जैसे आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, मॉब लिंचिंग के केसेस आते रहते हैं, राइट। सो मॉब मींस एंग्री ग्रुप ऑफ पीपल इज कॉल्ड मॉब, है इसका मतलब भीड़। बट ये रियॉट्स के लिए जो दंगे वगैरह के पैसेजेस आते हैं, वहां पे मॉब को यूज करते हैं। फिर आप थोड़ा आगे जाओगे तो आपने देखा कि बहुत ज्यादा भीड़ है, एक्सेसिव क्राउड इज कॉल्ड होर्ड। मतलब बिल्कुल भी जगह नहीं है, बहुत ज्यादा भीड़ है, ठीक है, और उसको बोलते हैं होर्ड मतलब एक्सेसिव क्राउड। और फिर इसको बोलते हैं धार्मिक सभा। आप थोड़ा आगे, आपने देखा मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, वहां पे भीड़ लगी है। तो जो रिलीजियस जो गैदरिंग होती है, रिलीजियस जो ग्रुप होता है, उसको कॉन्ग्रीगेशन बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड रिलीजियस ग्रुप, रिलीजियस क्राउड वी कैन से, और वी कैन से धार्मिक सभा, राइट। इसमें एक रूट भी आता है ग्रेग रूट। जब भी किसी वर्ड में ग्रेग रूट आता है तो समझ जाना कि वो वर्ड ग्रुप से रिलेट करता है, ग्रुप। ये वैसे मैंने आपको शॉर्टकट बता दिया। ग्रेग रूट इज रिलेटेड टू ग्रुप। जैसे ग्रिगेरियस होते हैं, ग्रिगेरियस आर दोज पीपल जो ग्रुप में रहते हैं, है ना, जैसे जो झुंड में रहते हैं। कुछ ऐसे जानवर भी होते हैं जैसे शीप है, जैसे डियर है ना, ये आपका भेड़िए होते हैं, भेड़िए भी झुंड में बार करते हैं, सिंगल भेड़िया बार नहीं करता, ठीक है, तो उसको ग्रेग बोलते हैं, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं स्टूडेंट्स जो आपको क्लोज टेस्ट को करते हुए ध्यान में रखनी है बातें, ठीक है, कि कॉन्टेक्सचुअल वोकैब आपको लगाते चलना है। अब ये पैसेज है, तो पहले तो हम इसको एक बार पढ़ लेते हैं। द राइज इन द इरावदी डॉल्फिन डैश इन चिल्का। अब देखो, अगर मान लो आपने यहां से यहां तक पढ़ा, सिर्फ यहां तक, पूरा नहीं पढ़ा, और आप आंसर लगाने लग गए, तो आपको अधूरी जानकारी रहेगी। अब यहां पर द राइज मतलब बढ़ना होता है। इन द इरावदी डॉल्फिन डैश इन चिल्का कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द एविक्शन ऑफ डैश फिश एनक्लोजर्स। अब यहां पे मुझे पता नहीं लग रहा है चिल्का ये क्या है, चिल्का व्हाट इज चिल्का, मतलब क्या ये कोई जगह का नाम है। लेकिन थोड़ा सा आगे जब पढ़ूंगा, आफ्टर थाउजेंड्स ऑफ हेक्टेयर्स ऑफ चिल्का लेक, तो यहां से मुझे थोड़ी इंफॉर्मेशन क्लियर होगी कि ऊपर तो लेक नहीं लिख रहा, लेकिन यहां लिख रहा, तो मतलब कोई लेक है ये, इसका नाम चिल्का है। वर मेड डैश फ्री इरावदी डॉल्फिन्स फाउंड अनऑब्स्ट्रक्टेड एरिया फॉर मूवमेंट डैश ड्यू टू द कोविड-19 लॉकडाउन लास्ट ईयर देयर वर कंपैरेटिवली फ्यूअर टूरिस्ट बोट्स ऑन चिल्का लेक व्हिच मेड इट डैश फॉर डॉल्फिन्स टू मूव फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द लेक टू अनदर। तो मतलब ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ ये पहला, दूसरा, तीसरा और यहाँ पे फोर्थ और ये फिफ्थ वर्ड, कि ये 5 वर्ड अगर मैं ना भी लगाऊं तो इनके बिना भी मुझे कुछ ना कुछ समझ आ रहा है। बहुत सारा टेक्स्ट गिवन है, इसमें सिर्फ 5 वर्ड्स छोड़ रहा है, बीच में सिर्फ 5 वर्ड्स को लेफ्ट आउट कर रहा है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं 5 वर्ड्स के बिना मैं अगर इसको पढ़ता हूं तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आएगा। बहुत कुछ इसमें, बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनके थ्रू मुझे समझ आ रहा है कि ये कोई डॉल्फिन, इरावदी डॉल्फिन की बात कर रहा है, चिल्का लेक की बात हो रही है, ठीक है, और फिर कुछ कोविड-19 से रिलेटेड बात कर रहा है, लॉकडाउन लग गया था लास्ट ईयर, ठीक है, और मतलब उनकी जगह से रिलेटेड बात कर रहा है, ठीक है जी। तो अब यहां पे आपको देखना है, the rise in the Irrawaddy dolphin dash in Chilka can be attributed to the eviction। eviction का मतलब होता है रिमूव कर देना,
रिमूव कर देना। बड़े प्यार से समझना बात को, हमने हिंदी नहीं बनानी है, लेकिन थोड़ा सा आपको यहाँ पे समझ आना चाहिए टेक्स्ट कि बोल क्या रहा है। हर वर्ड की आपको ट्रांसलेट नहीं करना, ठीक है। आपको यहाँ पे ट्रांसलेशन करने को नहीं है बोला गया है कि ट्रांसलेट करके बताओ, इसकी हिंदी बना के बताओ, नहीं, ठीक है। सो यू डोंट नीड टू ट्रांसलेट एवरी वर्ड, राइट। मेन चीज को आप देख सकते हो। तो मतलब ये बोलना चाह रहा है कि जो इरावदी डॉल्फिन है उनमें बढ़ोतरी हुई है, राइज होता है बढ़ना, मतलब वो बड़ी है, उनकी संख्या बड़ी है, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट में क्या आएगा, इनहेबिटेंट्स आएगा, क्लैन आएगा, नेटिव्स आएगा, पॉपुलेशन। तो राइट आंसर है फर्स्ट का ए। संख्या की बात कर रहा है ना, तो इरावदी जो डॉल्फिन है उनकी संख्या बोल रहा है, उनकी जो पॉपुलेशन है वो बड़ी है। क्यों? क्योंकि एविक्ट कर दिया गया, हटा दिया गया, बहुत सारी मछलियों को वहां से उस लेक से निकाल दिया गया बाहर, ठीक है। क्योंकि देखो आपको पता है डॉल्फिन जो फिश होती है बहुत बड़ी होती है, इसका साइज बड़ा होता है। तो जो फिश होती है वो छोटी मछलियां भी होती हैं। तो उस लेक से, चिल्का जो लेक है वहां से बहुत सारी फिश को एविक्ट कर दिया गया, निकाल दिया गया, इसलिए इरावदी डॉल्फिन की संख्या वहां पे बड़ी है, राइट। अब सेकंड में बोल रहा है कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द इविक्शन ऑफ डैश। सेकंड में इस पे आ जाते हैं। ये पहले का आंसर हमने दे दिया, मैंने हर स्लाइड पे पैसे डाला है, ठीक है। तो अब हमने इन चार में से यहां भरना, टू द इविक्शन ऑफ डैश फिश एनक्लोजर्स। इविक्ट मतलब बता दिया, रिमूव कर दिया गया उनको, इसलिए उनकी संख्या बड़ी है, ठीक है जी। तो डैश अनवारंटेड फिश एनक्लोजर्स, अनकॉन्स्टिट्यूशनल फिश एनक्लोजर्स, इलीगल फिश एनक्लोजर्स या इलेजिटिमेट फिश एनक्लोजर्स। तो मतलब जो गैर कानूनी वहां पे फिश को डाल रखा था उनको वहां से हटा दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम कोई असंवैधानिक बात, संविधान से रिलेटेड तो कोई बात नहीं हो रही, ठीक है। वारंट से रिलेटेड कोई बात नहीं हो रही है। थोड़ा बच्चे को कंफ्यूजन यहाँ पे सी और डी में हो सकता है। तो सी और डी वर्ड्स का डिफरेंस आपको मैं क्लियर कर देता हूं। एक इलीगल वर्ड होता है, एक इलेजिटिमेट वर्ड दे रहा है ऑप्शन में। यहाँ पे थोड़ा बच्चा गलती कर सकता है, बाकी दो ऑप्शन ऊपर वाले डायरेक्ट एलिमिनेट हो जाएंगे, उनका कोई कॉन्टेक्स्ट चल ही नहीं रहा, कुछ असंवैधानिक बात तो हो ही नहीं रही पैसेज में, राइट। तो अब इलीगल आएगा या यहाँ पे इलेजिटिमेट आएगा, ये आपको देखना पड़ेगा। होता ही है कि जो इलीगल वर्ड होता है, इलीगल मतलब क्या होता है हिंदी में, गैर कानूनी, मतलब जो लॉ की नजरों में, कानून की नजरों में जो चीज गलत है वो दैट इज कॉल्ड इलीगल। और इलेजिटिमेट में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। इलेजिटिमेट क्या होता है कि जो चीज कानून की नजरों में गलत नहीं है बट समाज की नजरों में जो चीज गलत है, सोसाइटी जिसको गलत मानती है, सोसाइटी जिस चीज को गलत मानती है बट लॉ की नजरों में वो चीज गलत नहीं है, दैट इज कॉल्ड इलेजिटिमेट। जैसे इलेजिटिमेट चाइल्ड बोलते हैं हम कि ये तो यार इलेजिटिमेट चाइल्ड है, नाजायज बच्चा है ये, जिसके पेरेंट्स का पता नहीं है कौन है इसके मदर, कौन है इसके फादर, तो वो इलेजिटिमेट चाइल्ड है। वहां पे इलीगल चाइल्ड नहीं बोलते हम, राइट। तो आई थिंक आप ये बात समझ गए होंगे कि इलीगल मतलब समथिंग जो लॉ की दृष्टि से, लॉ की नजर में जो चीज गलत है, कानूनी तौर पे जो चीज गलत है दैट इज कॉल्ड इलीगल। और सोसाइटी की नजरों में जो चीज गलत है, कानून की नजरों में जो गलत चीज गलत नहीं है, उसको इलेजिटिमेट बोलते हैं। तो यहाँ पे तो कोई लीगली तो बात नहीं चल रही ना, कोई कानून के हिसाब से तो बात नहीं कर रहा, तो ये कटेगा, आंसर डी है इसका। सो इलेजिटिमेट फिश एनक्लोजर्स मतलब जो इलेजिटिमेट हो रहा था, गैर कानूनी हो रहा था, बट वो सोसाइटी की नजरों में गलत है, कानून की तरह यहां पे कोई बात नहीं हो रही है। आफ्टर थाउजेंड्स ऑफ हेक्टेयर्स ऑफ चिल्का लेक वर मेड डैश फ्री, मतलब जब वहां से मछलियों को निकाल दिया गया चिल्का लेक से, तो फिर वहां पे बहुत सारा जो है कई हजार हेक्टेयर जो है एरिया जो था उसको क्या कर दिया गया। अगले पे आ जाते हैं, थर्ड का आंसर देना। वर मेड डैश फ्री, एनक्रोचमेंट फ्री, ट्रेसपास फ्री, इंटरवेंशन फ्री, कॉन्फिस्केशन फ्री, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे, इसका मतलब तो सीज करना होता है, ये तो जब्त करना होता है, किसी चीज को जब्त करना। तो ये तो नहीं आएगा, सी भी नहीं आएगा, आंसर ए और बी में से। तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा एनक्रोचमेंट फ्री। एनक्रोचमेंट फ्री, एनक्रोचमेंट का मतलब होता है इंटरफेयर, बिन बुलाए मेहमान को भी एनक्रोचमेंट बोलते हैं। एन अनइनवाइटेड गेस्ट, जो कहीं पे भी घुस जाता है और इंटरफेयर कर देता है, तो मतलब वहां पे क्या कर दिया, एनक्रोचमेंट फ्री कर दिया बहुत सारे एरिया को, मतलब कोई उसमें इंटरफेयर नहीं करेगा। सो आफ्टर थाउजेंड्स ऑफ हेक्टेयर्स ऑफ चिल्का लेक वर मेड एनक्रोचमेंट फ्री, इरावदी डॉल्फिन्स फाउंड। अब जब वहां से बहुत सारा एरिया खाली हो गया, फिश को निकाल दिया गया,
तो फिर वहां पे इरावदी डॉल्फिन्स को जो है क्या अनऑब्स्ट्रक्टेड, ऑब्स्ट्रक्टेड होता है रुकावट बाधा, अनऑब्स्ट्रक्टेड होता है जहां पे कोई रुकावट नहीं होती है, बाधा नहीं होती है। एरिया फॉर मूवमेंट है ना, तो ऑब्वियस है कि वहां पे बहुत सारा एरिया खाली हो गया फिश को निकालने से, तो फिर डॉल्फिन जो इरावदी डॉल्फिन्स थे उनको कोई वहां पे इधर उधर मूव करने के लिए कोई भी मतलब उनको रुकावट बाधा परेशानी नहीं रही। फिर यहां देखो कॉमा लगा दिया इसने। अब चौथे पे आ जाओ। अब आगे देखो चौथे में क्या हो रहा है, यहां कॉमा पे खत्म हो गई ये बात। फोर्थ यहां पे ब्लैंक डाल दिया है, ड्यू टू द कोविड-19 लॉकडाउन लास्ट ईयर देयर वर कंपैरेटिवली फ्यूअर टूरिस्ट बोट्स ऑन चिल्का लेक। ठीक है, फिर यहां तक। अब एक तो देखो फिश को निकाल दिया गया, ये इनके लिए फायदा हो गया इरावदी डॉल्फिन्स के लिए, क्योंकि इनको बहुत सारा एरिया खुला मिल गया, तो कोई इनको बाधा रुकावट नहीं आई। ऊपर से क्या हो गया कि कोविड-19 लॉकडाउन लग गया पिछले साल, उससे क्या हुआ कि बहुत सारे टूरिस्ट बोट्स वहां पे मतलब बोटिंग वहां पे कम हुई, क्योंकि जब लॉकडाउन लग गया तो लोग फिर घर पे रहने लगे, तो चिल्का लेक जो एक टूरिस्ट प्लेस होगा वहां पे जो लोग बड़े कम आए उस लेक के ऊपर, है ना, तो फिर वहां पे जो बोटिंग घट गई, तो ये फायदा हो गया उनका, डबल फायदा हो गया डॉल्फिन्स का। पहले तो फिश को निकाल दिया गया, बहुत सारा एरिया खाली कर दिया गया, ऊपर से लॉकडाउन लग गया, तो यहां पे ये जो हाउएवर है, ये जो नेवरदलेस है और ये जो वेयरएज है, इन तीनों कंजंक्शन का काम होता है कॉन्ट्राडिक्शन करना। ये करते हैं कॉन्ट्राडिक्शन, और कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब होता है कि अगर यहां प्लस है तो यहां माइनस होगा, अगर यहां माइनस है तो यहां प्लस। ठीक है जी, विरोधाभासी कंजंक्शंस होते हैं, तो यहां पे कोई ऐसी बात नहीं हो रही, यहां पे राइट आंसर होगा बी। ये करता है एडिशन, मोर ओवर करता है एडिशन, यहां पे एडिशन का काम कर रहा है, यहां पे मोर ओवर प्लस में बात चल रही है कि पहले तो फिश को निकाल के उनका फायदा हो गया, ऊपर से क्या हो गया कि कोविड-19 जो लॉकडाउन था वो लास्ट ईयर लग गया और उससे टूरिस्ट बहुत कम आए, तो ये तो एडिशन कर रहा है ना, मोर ओवर एडिशन करता है। अब आपको कंजंक्शंस का नॉलेज होना चाहिए यहाँ पे कि हाँ यार ये जैसे बट है, हाउएवर है, नेवरदलेस है, वेयरएज है, इनका काम विरोधाभासी कंजंक्शंस होते हैं। ये जैसे आप बोलते हो कि पहले जो मैंने फिल्म देखी थी बड़ी अच्छी थी, इंटरेस्टिंग थी, लेकिन अब जो मैंने फिल्म देखी वो बड़ी बेकार थी। तो पहले आपने अच्छी मूवी देखी थी, प्लस में बात चल रही है, लेकिन अब जो देखी आपने वो बोरिंग थी, अब आप रिजल्ट माइनस में दे रहे हो। तो जब भी पॉजिटिव कंडीशंस आती हैं तो इन कंजंक्शंस के थ्रू हाउएवर, नेवरदलेस और वेयरएज के बाद या बट के बाद, ऑल्दो के बाद, दो के बाद आपको रिजल्ट नेगेटिव शो करना पड़ेगा अगर पहले प्लस कर रहे हो आप। शी इज वेरी ब्यूटीफुल बट डल। लेकिन अगर एडिशन करनी है तो आप एंड से कर सकते हो, मोरओवर से कर सकते हो, बिसाइड से कर सकते हो, बिसाइड्स। इसके अलावा मेरे पास एक और स्टाइलर है, सो आई हैव वन मोर स्टाइलर बिसाइड्स दिस वन, मतलब मैं एडिशन कर रहा हूं कि इसके अलावा मेरे पास एक और भी है। अगर मैं बोलता हूं शी इज वेरी ब्यूटीफुल एंड इंटेलिजेंट, क्योंकि एंड जो वर्ड है वो क्या करता है, एंड हमेशा क्या करेगा, या मोरओवर हमेशा क्या करेगा, इधर प्लस है, इधर प्लस है, इधर माइनस है, इधर माइनस, ये ऐसे करता है, प्लस प्लस को जोड़ेगा माइनस माइनस को। तो यहाँ प्लस प्लस में बात चल रही है कि हाँ पहले फिश को निकाल दिया गया तो ये पॉजिटिव बात होगी, इरावदी डॉल्फिन को कोई भी बाधा रुकावट नहीं पहुंची, ऊपर से लॉकडाउन लग गया तो ये भी प्लस में बात चल रही है। तो आई थिंक आप ये बात समझ गए, तो चौथे का आंसर हो जाएगा यहाँ पे ये मोरओवर। फिफ्थ पे आ जाओ, लास्ट पे, which made it dash for dolphins to move from one part of the lake to another। तो डिट्रीमेंटल नेगेटिव वर्ड है, माइनस वर्ड है, डिस्टर्बिंग माइनस वर्ड है, हर्टफुल माइनस है, तो इससे क्या हुआ, इससे डॉल्फिन को क्या हुआ, which made it dash for dolphins to move from one part of the lake to another। तो इससे क्या हुआ भाई, उनके लिए तो कंड्यूसिव हो गया, अनुकूल हो जाना, उनके लिए ये बहुत अच्छी बात होगी, बहुत जैसे बोलते हैं एनवायरमेंट, कंड्यूसिव एनवायरमेंट बोलते हैं कि ये वातावरण आपके सेहत के लिए अनुकूल नहीं है, तो कंड्यूसिव एनवायरमेंट के लिए भी लिखा जाता है, राइट, अनुकूल होना किसी चीज के लिए, तो ये बात उनके लिए बहुत सही होगी, तो आंसर बनेगा इसका डी। तो आई होप आप ये फर्स्ट पैसेज समझ गए होंगे। पहले का जो राइट आंसर था स्टूडेंट्स वो पॉपुलेशन गया, ठीक है, सेकंड का राइट आंसर इलेजिटिमेट गया, यहां पे इन दो शब्दों का डिफरेंस आपको बता दिया, बाकी पहला और दूसरा वर्ड बिल्कुल ही इरेलीवेंट है, नहीं लिखा जाएगा। थर्ड में हमने एनक्रोचमेंट फ्री कर दिया, मतलब इंटरफेरेंस फ्री कर दिया, एनक्रोच करना इंटरफेयर करने को बोलते हैं। चौथे में हमने कंजंक्शन मोर ओवर एडिशन करी, और फिफ्थ में लास्ट आंसर हमारा कंड्यूसिव है, राइट। अब सेकंड पैसेज पे आते हैं, दो पैसेज आज हमने करने हैं, इसमें भी 5 ही क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है, थर्ड है, फोर्थ है और फिफ्थ है, फिर हमारा खत्म हो जाएगा, राइट। तो 5 सेकंड पैसेज को एक बार हम रीड कर लेते हैं पहले।
Maharashtra's Minister of Minority Affairs and Skill Development and Nationalist Congress Party NCP leader Nawab Malik is the second minister in the Maha Vikas Aghadi. इसको MVA बोल रहा है, कोई मेन बात आती है तो उसको आप अंडरलाइन कर सकते हो, जैसे महा विकास अघाड़ी की जो वो है उसकी शॉर्ट फॉर्म यहां लिखी है, अलायंस टू बी डैश बाय द एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट। अब ये कई बार आपने न्यूज में सुना होगा, ईडी करके कई बार आपने न्यूज में सुना होगा, समाचार वगैरह अगर आप सुनते हो तो उसमें ईडी की रेड पड़ेगी कहीं पे। सो बाय द एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट इसकी फुल फॉर्म है, ईडी इसकी शॉर्ट फॉर्म है। द केस अगेंस्ट मिस्टर मलिक पर्टेन्स का मतलब होता है संबंधित, रिलेटेड टू। So the case against Mr. Malik pertains to a dash in 1999 in which a property was sold to one of the companies belonging to him for a price ostensibly much lower than its actual worth. तो ये बात समझ आ रही है कि कोई प्रॉपर्टी का केस है, ठीक है, मतलब कोई प्रॉपर्टी जो है बेची गई थी कंपनीज जो इसको बिलोंग करती थी और वो बड़े कम दामों पे बेची गई थी बेसिकली प्रॉपर्टी, और जो उसका एक्चुअल वर्थ था, कुछ ऐसी बात चल रही है। फिर आगे बढ़े, द एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एलिज्ड का मतलब ब्लेम, आरोप लगाना, ये वर्ड भी न्यूज़पेपर में काफी सुना होगा आपने। द एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एलिज्ड दैट देयर वाज इनफ डैश टू मेक अ केस अंडर द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। अच्छा, ये आप यहां पे अंडरलाइन कर सकते हो, द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जिसको यहां पे इसने लिखा हुआ PMLA, राइट। तो आगे बढ़े, द ईडी हैज आल्सो एलिज्ड, तो इलेक्टोरेट एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ईडी ने ये भी ब्लेम आरोप लगाया है, ठीक है, दैट द प्रॉपर्टी सेल वाज डन बाय एन इंडिविजुअल सलीम पटेल एंड डैश फॉर दाऊद इब्राहिम सिस्टर हसीना पार्कर। सिंस डिसीज्ड मिस्टर मलिक डैश हैज आर्ग्यूड दैट द पावर ऑफ अटॉर्नी फॉर द प्रॉपर्टी सेल वाज मेड इन 1999 मच बिफोर द PMLA केम इनटू फोर्स एंड दैट देयर इज नो रेट्रोस्पेक्टिव एक्शन इन क्रिमिनल लॉ। तो कोई केस बनता नहीं है, वो उनके डैश ने बोला। अब किसने बोला उसको हम देखेंगे। अब देखो, सबसे पहले महाराष्ट्र मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स एंड स्किल डेवलपमेंट एंड नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी NCP लीडर, अच्छा नवाब मलिक की बात कर रहे हैं, मतलब वो क्या है, महाराष्ट्र मिनिस्टर है माइनॉरिटी अफेयर्स के और स्किल डेवलपमेंट के, एंड नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी NCP के भी वो लीडर है, नेता है। यहां तक उनकी बात है, हमें कुछ लेना देना नहीं। इज द सेकंड मिनिस्टर in the Maha Vikas Aghadi MVA alliance to be dash by the enforcement director, ED के द्वारा डैश किया गया, डिविडेंड किया गया, डिवाइडेड किया गया, डिस्ट्रीब्यूटेड, बिल्कुल इररिलेवेंट है। क्या किया गया होगा, ED क्या करेगी, अरेस्ट करेगी। अरे ED तो रेड बढ़ती है, तो आपने इतना सुना होगा न्यूज में, करंट अफेयर्स का भी आप मतलब इसमें थोड़ा नॉलेज रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो यहां पे अरेस्टेड आएगा, ठीक है, टू बी अरेस्टेड पैसिव में चल रहा है, टू बी के बाद थर्ड फॉर्म आएगी अरेस्टेड बाय द एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, ED के द्वारा उसको गिरफ्तार कर लिया गया। अब दूसरे पे आ जाओ, यहां से आगे, द केस अगेंस्ट मिस्टर मलिक पर्टेन्स, केस किससे रिलेटेड था, पर्टेन्स टू अ डैश इन 1999 इन विच, फिर वो प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं यहां से, है ना, वर्थ तक। तो क्या था, किससे संबंधित था, क्रॉनिकल से रिलेटेड था केस, रजिस्टर से रिलेटेड था केस, या ट्रांजैक्शन से रिलेटेड था, ट्रांजिशन से रिलेटेड था। अब क्रॉनिकल और रजिस्टर तो बिल्कुल गलत है। क्रॉनिकल क्या होता है, घटनाओं के या वो होता है बेसिकली, है ना, सूची होती है भाई, कोई भी हिस्ट्री का, अभी प्लासी का युद्ध कब हुआ, बक्सर का युद्ध कब हुआ, पहले कौन सा हुआ, क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, उससे पहले कौन सा आंदोलन हुआ, उसके बाद कौन सा आंदोलन हुआ, ये एक क्रोनोलॉजी है, ये सिस्टमेटिक मतलब सूची में जब हम चीजों को लगाते हैं, राइट। तो ये इसका तो कोई लिंक ही नहीं है, आंसर बनेगा सेकेंड, ट्रांजैक्शन जैसे मनी की ट्रांजैक्शन करते हैं हम, पैसा ट्रांसफर कहीं करते हैं तो उसको ट्रांजैक्शन बोलते हैं। सो केस किससे रिलेटेड था, द केस अगेंस्ट, जो मिस्टर मलिक के खिलाफ जो केस था वो था किसी ट्रांजैक्शन से संबंधित। 1999 में ट्रांजैक्शन हुई थी जिसमें एक प्रॉपर्टी को बेचा गया था, और जो है बोल रहा है कि उस प्रॉपर्टी की जो प्राइस थी वो ज्यादा थी, लेकिन उसको बेचा कम प्राइस पे गया था। फिर आगे देख लो, द एडिशनल, अगले पे आ जाओ, थर्ड पे, द एडिशनल, यहां से आगे, द एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एलिज्ड, ये आरोप लगाया था कि दैट देयर वाज इनफ डैश टू मेक अ केस, मतलब केस फाइल करने के लिए इनफ है। इनफ क्या है, मैनिफेस्टेशन का मतलब क्या होता है, एक्सप्लेन करना, डेमोन्स्ट्रेट करना, दिखाना, गलत है। अपीयरेंस गलत है, एडवेंट गलत है,
एविडेंस। अरे सबूत होंगे तभी तो केस फाइल होता है, एविडेंस आएगा यहाँ पे, सिंपल सी बात है। सो द एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एलीज दैट देयर वाज इनफ एविडेंस टू मेक अ केस अंडर द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। अगले पे चलो, चौथे पे, यहां से आगे पढ़ सकते हैं। अंडर द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट द ईडी हैज आल्सो एलीज्ड, ईडी ने यह भी आरोप लगाया था दैट द प्रॉपर्टी सेल वाज डन बाय एन इंडिविजुअल। अब देखो यहां पे इस इंडिविजुअल का नाम नहीं ले रहा, ये कौन था ये इंडिविजुअल? सलीम पटेल एंड डैश फॉर दाऊद इब्राहिम सिस्टर हसीना पार्कर सिंस डिसीज्ड। तो सलीम पटेल का क्या था ये? अब यहाँ पे सारे वर्ड, अब यहाँ एन लगा रहा है, एन लगा रहा है मतलब अगला वर्ड बाउल होना चाहिए। बाउल मतलब ए बाउल नहीं है तो कॉन्सोनेंट है, कट गया। ये भी आपका कॉन्सोनेंट है, रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला आर कॉन्सोनेंट है। अब या तो ए सी होगा या तो चौथा होगा या तीसरा होगा, इन दो में से एक है। अब यहाँ पे इंडिविजुअल की बात कर रहा है, ऐसा तो नहीं बताया एडवोकेट है वो, है ना? तो इंडिविजुअल है तो आंसर सी होगा। एसोसिएट होता है सपोर्ट करना, मतलब सपोर्ट करने वाला कोई उसको, उसका सहायक होगा। सो द ईडी हैज आल्सो रीजन दैट द प्रॉपर्टी सेल वाज डन बाय एन इंडिविजुअल सलीम पटेल एंड एसोसिएट। एसोसिएट मतलब जो उससे संबंधित था, उसकी हेल्प करने वाला। फॉर दाऊद इब्राहिम सिस्टर, पांचों बाजू लास्ट पे, हसीना पार्कर सिंस डिसीज्ड। मिस्टर मलिक डैश हैज आर्ग्यूड, आर्ग्यू कौन करेगा? मिस्टर मलिक की तरफ से कौन आर्गुमेंट देगा? दैट द पावर ऑफ अटॉर्नी फॉर द प्रॉपर्टी सेल वाज मेड इन 1999 मच बिफोर द पीएमएलए, मतलब तब ये मनी लॉन्ड्रिंग वाला आया भी नहीं था एक्ट, केम इनटू फोर्स एंड दैट देयर इज नो रेट्रोस्पेक्टिव एक्शन क्रिमिनल लॉ। तो राइट आंसर बनेगा लास्ट वाले का, राइवल कॉम्पिटिटर होता है, ये अब गलत है, आंसर ए है। तो लास्ट वाले का जो आंसर जाएगा दैट वुड बी ऑप्शन नंबर ए, एडवोकेट। सो इट इज ऑल अबाउट योर कॉम्प्रिहेंडिंग नॉलेज, आप इस गिवन पैसेज को कितना समझ पाते हो, ठीक है? इट्स ऑल अबाउट योर अंडरस्टैंडिंग। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस, क्लोज टेस्ट और रीअरेंजमेंट, ये तीन ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें आपके एंड से काफी चीजें होनी चाहिए। मतलब बच्चे का यहाँ पे खुद की समझ शक्ति का होना बड़ा जरूरी है। नो डाउट कुछ ट्रिक्स भी होते हैं, टिप्स भी होते हैं। वोकैबुलरी प्लेज अ वाइटल रोल ओवर हियर, राइट? चाहे आप क्लोज टेस्ट की बात करो, अब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में भी वोकैब आपकी अच्छी होनी चाहिए। कुछ वोकैबुलरी वाले क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, उसमें सिमिलर पूछ लेता है, ऑपोजिट पूछ लेता है। तो ये दो तीन क्वेश्चन जो है ये आपके अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चन माने जाते हैं स्टूडेंट्स। इसमें ना रूल रेगुलेशन यही बनते हैं, इसमें भी क्लोज टेस्ट में भी रूल चलते हैं, सिंगल डबल फिलर्स में भी रूल चलते हैं। चाहे आप सिंगल ब्लैंक का क्वेश्चन हिट कर रहे हो, चाहे आप डबल ब्लैंक्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, चाहे आप क्लोज टेस्ट कर रहे हो, यही पॉइंट्स अप्लाई होते हैं वहां पे भी, ठीक है? वहां एक बात है कि एक सिंगल ब्लैंक वाला क्वेश्चन सेंटेंस आएगा, एक उसमें भरना है वर्ड आपको, फिर एक ही सेंटेंस में दो वर्ड आ जाएंगे तो आपको दो वर्ड डालने हैं। इसमें 5 वर्ड आ रहे हैं भाई, एक पैसेज में 5 वर्ड हटा दिए उसने, मिटा दिए बीच से, तो आपको वहां पे सही वर्ड को डालना है। So it's all about your understanding, nothing else. Practice makes a man perfect. इन तीनों क्वेश्चंस में आपको डेली का डिवाइड करना चाहिए कि मुझे दिन का एक रीअरेंजमेंट सॉल्व करना है, या PQRS जैसे SSC वाले पूछते हैं, या CDS डिफेंस के एग्जाम में S1 S6 दिया होता है, बीच में अरेंज करना होता है। तो वैसे 2-3 क्वेश्चन आप डेली सॉल्व करें, एक दिन का ऐसा क्लोज टेस्ट कोई पैसेज सॉल्व कर लें, है ना? वीकली आप कर सकते हो कि 2 दिन मैंने क्लोज टेस्ट प्रैक्टिस करे, 2 दिन मैंने रीअरेंजमेंट प्रैक्टिस कर लूंगा या कर लूंगी, और 2 दिन मैं 1-2 दिन में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। बाकी जो अदर पार्ट है ग्रामर वाला, वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पे लिंक बनाता है हल्का फुल्का, राइट? क्योंकि ग्रामर के थ्रू भी कुछ ऑप्शंस एलिमिनेट होती है। तो इट्स ऑल अबाउट क्लोज टेस्ट, ठीक है? इंपॉर्टेंट है, स्कोरिंग क्वेश्चन रहता है, 5 नंबर है। अगर इसमें से आप 3 नंबर भी ले जाओ ना, 3 to 4 मार्क्स, तो आपका कहीं ना कहीं इंग्लिश में जो क्वालिफाइंग नेचर होता है, जो मतलब इंग्लिश सेक्शनल आपको कट ऑफ पार करनी होती है, और फिर स्कोर भी आपने आगे थोड़ा बनाना होता है, तो उसमें हेल्प करता है। ये पैराजंबल भी स्कोरिंग होती है, ये भी स्कोरिंग होता है, ठीक है? तो आज के सेशन में इतना रहेगा। धन्यवाद जुड़ने के लिए, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, सी यू।